वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, कुछ इमरजेंसी के कारण मैं आज जो है आपको ये वीडियो लेक्चर इस तरीके से पोस्ट कर रहा हूँ। जनरली तो मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, आज आपको कुछ इमरजेंसी है जिसके कारण मैं आपको ये वीडियो लेक्चर इस तरीके से बना के पोस्ट कर दे रहा हूँ। हालांकि अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी नहीं रहेगी, कोई भी पार्ट जो है अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लेंगे। तो जो हम लोग चैप्टर नंबर अपना 11 को कंटिन्यू कर रहे थे, लास्ट पार्ट मैंने आपको एग्रोबैक्टीरियम वाला बताया था, जहाँ पे हम लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को यूज कर रहे थे और उसके टीआई प्लाज्मिड को यूज करके डिसआर्म करके किस तरीके से हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहाँ प्लांट सेल के अंदर इंसर्ट करा रहे थे। वो सारी बात हम लोग लास्ट क्लास तक कर चुके थे, लेकिन केवल इकलौता वही मेथड नहीं है। देखिए, डिसआर्मिंग मेथड दो तरीके से हो सकते हैं। डिसआर्म करने के लिए हम लोग रेट्रोवायरस को भी यूज कर सकते हैं, हम लोग बैक्टीरियोफेजेस को भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन के जो टीआई प्लाज्मिड है उसको भी यूज कर सकते हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स जिनके थ्रू हम लोग किसी फॉरेन जीन को डिसआर्म करके, ठीक है, फॉरेन जीन को डिसआर्म नहीं करेंगे, बेसिकली जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्ट कर रहा है किसी भी सेल को, उस पार्ट को हम लोग डिसआर्म करके उसमें फॉरेन जीन को वहां पे लगा के किसी भी सेल के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। वो तो हम लोगों ने एक डिसआर्मिंग मेथड की बात की थी, लेकिन एक टॉपिक है जिसको मैं आज शुरू करने वाला हूं। द टॉपिक इज कॉल्ड कॉम्पिटेंट होस्ट, जिसे मैं कह रहा हूं कॉम्पिटेंट होस्ट। देखिए, कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। वो सेल जो फॉरेन डीएनए को अपटेक कर ले, वो सेल कॉम्पिटेंट है। मैंने क्या कहा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। वो सेल जो फॉरेन डीएनए को अपटेक कर पाए, वो कॉम्पिटेंट सेल है। और जनरली सेल कॉम्पिटेंट होती नहीं, उन्हें बनाना पड़ता है। अब बनाने के लिए देयर आर मल्टीपल मेथड्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे हम लोग किसी भी सेल को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं। अब वो तरीके कौन कौन से हैं, उन्हें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने डेफिनेशन लिख दे रहा हूं कि कॉम्पिटेंट होस्ट कौन होते हैं और उन कॉम्पिटेंट सेल का मतलब क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सेल्स दैट आर एबल टू टेक अप डीएनए आर कॉल्ड कॉम्पिटेंट सेल। जो भी फॉरेन डीएनए को अपटेक करेंगे वो कॉम्पिटेंट सेल कहलाती है। अब कॉम्पिटेंट कैसे बनाई जाएंगे वो सेल्स, तरीके कौन कौन से हैं, उन तरीकों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला मेथड होता है जिसे हम कहते हैं डाइवेलेंट कैटायन मेथड। डाइवेलेंट कैटायन मेथड। दूसरा जो मेथड आपके सामने लिख रहा हूं उसे कहते हैं हीट शॉक मेथड। हीट शॉक मेथड या हीट शॉक ट्रीटमेंट, आप कुछ भी कह सकते हो इसे आप। तीसरा मेथड है यहाँ पे जिसे कहते हैं हम लोग माइक्रो इंजेक्शन। इसके अलावा एक मेथड है जिसे कहा जाता है बायोलिस्टिक जीन गन मेथड। ये बेसिक 4 मेथड हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। हालांकि एक मेथड और होता है इलेक्ट्रोपोरेशन, वो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है तो उसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब एक एक करके इन मेथड्स की बात करते हैं कि डाइवेलेंट कैटायन मेथड क्या होगा, हीट शॉक ट्रीटमेंट क्या, हीट शॉक मेथड क्या होगा, माइक्रो इंजेक्शन क्या होगा, और फाइनली बायोलिस्टिक जीन गन मेथड जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने डाइवेलेंट कैटायन मेथड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग फॉरेन डीएनए को किसी भी सेल के अंदर भेज सकते हैं डाइवेलेंट कैटायन को यूज करके। तो यहाँ पे मेजर जो रोल आएगा डाइवेलेंट कैटायन मेथड में वो होता है कैल्शियम आयन का। किसका? कैल्शियम आयंस का। तो यहाँ पे कैल्शियम आयन को हम यूज करेंगे। अब कैल्शियम आयन करेंगे क्या बेसिकली, तो ये देखिए, ये आपके सामने पेट्री प्लेट बना रहा हूं और ये बहुत सारे छोटे छोटे बने हुए आरडीएनए पड़े हुए हैं।
ये बहुत सारे आरडीएनए पड़े हुए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ बैक्टीरियल सेल है, इन बैक्टीरिया को बना दे रहा हूँ आपके सामने। अब ये बैक्टीरियल सेल क्या करती है, अगर जनरली ये क्या करती है कि ये जो आरडीएनए बहुत सारे पड़े हुए हैं, देखिए लेबलिंग भी कर देता हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इससे। ये आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे एक पेट्री प्लेट के अंदर लैब में आप इनको आपने बना लिया है फाइनली, और आप चाहते हो कि इस बैक्टीरिया के अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर हो जाए। अब ट्रांसफर ऐसे तो होगा नहीं अपने आप, अगर ट्रांसफर हो जाती तो हमें इतनी सारी जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं थी। ये आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे बना हुआ है, और ये दूसरी तरफ आपको ये ऊपर जो दिख रही है मैरून कलर में मैंने बनाई है, वो है बैक्टीरिया की सेल। ये हमारे ऊपर बैक्टीरियल सेल है। अब मैंने क्या बोला कि सेल जनरली कॉम्पिटेंट नहीं होती, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। अब कॉम्पिटेंट कैसे बना रहा हूँ, यहाँ पे डाल दिया मैंने कैल्शियम आयन को, ये मैंने Ca2+ आयंस को यहाँ पे डाला, ये डाइवेलेंट कैटायंस है, ठीक है। इनकी जो वैलेंसी है ऊपर 2+ लिखा हुआ है, तो डाइवेलेंट है ये। बाकी केमिस्ट्री आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो समझदार हो गए, आपको समझ में आ रहा होगा कि डाइवेलेंट का मतलब क्या है। तो ये जो डाइवेलेंट कैटायन मैंने यहाँ पे डाले कैल्शियम आयन के तौर पे, ये क्या करेंगे, इसकी जो सेल वॉल है, किसकी, जो हमारे बैक्टीरिया हैं इनकी सेल वॉल है, उसकी एफिशिएंसी को जो है या उसके जो पोर साइज है उनको इंक्रीज कर देगी, जिससे जो बैक्टीरियल सेल की फॉरेन डीएनए को अपटेक करने की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। मैंने क्या कहा, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जो कैल्शियम आयन है वो इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर जो लगे हुए पोर्स हैं उन पोर्स के साइज को बढ़ा देगा, ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर जो सेल वॉल में जो पोर्स होते हैं उन पोर्स को थोड़ा सा वाइड कर देगा। अब जब भी कोई चीज वाइड कर दी जाएगी तो क्या होगा, वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके थ्रू इजीली अंदर एंटर कर पाएगा। क्या कर पाएगा, अंदर इजीली एंटर कर पाएगा। अब हमारा जो आरडीएनए है वो सेल के अंदर ट्रांसफर हो गया, ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, ये आरडीएनए मैंने सेल के अंदर ट्रांसफर करवा दिए। तो यहाँ पे कैल्शियम आयन ने बेसिकली क्या किया, इट इंक्रीजेज द efficiency with which DNA enters the bacterium through pores in its cell wall। तो ये जो सेल वॉल के अंदर पोर्स हैं उनको वाइड कर दिया, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की जो अपटेक करने की एफिशिएंसी है वो बढ़ गई। तो इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी विद व्हिच डीएनए एंटर द बैक्टीरियम थ्रू द पोर इन सेल वॉल। तो सेल वॉल के अंदर जो पोर्स थे उनको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया, जिसके थ्रू अब जो डीएनए है वो इजीली बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर सकता है। तो ये सबसे पहला मेथड था डाइवेलेंट कैटायन मेथड, यहाँ पे कैटायन जो थे कैल्शियम थे और उन कैल्शियम ने हमारे डीएनए को इजीली सेल के अंदर ट्रांसफर करवा दिया। अब दूसरा मेथड जो यहाँ पे हमें पढ़ना है वो है हीट शॉक मेथड। हीट शॉक मेथड, अब हीट शॉक मेथड कैसा है, ये भी बहुत इजी है, ये मेथड बहुत इजी है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये मैंने पेट्री प्लेट ली, ये मेरी बहुत सारी बैक्टीरियल सेल हैं, नहीं तो मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आए। मैं हीट शॉक मेथड को पूरा बड़ा करके डायग्राम बनाता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हीट शॉक मेथड की। यहाँ पे ये देखिए, ये एक पेट्री प्लेट है, यहाँ पे बहुत सारे बनाए हुए आरडीएनए मेरे पड़े हुए हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ बैक्टीरियल सेल को बना दिया, ये मेरी बैक्टीरियल सेल है। अब क्या होगा कि इसको मैंने रखा है, सबसे पहले आइस ट्रीटमेंट दिया, ठीक है, इसको आइस के ऊपर रखा हुआ है, गॉट इट। अब मैं क्या करता हूं, इसको आइस के ऊपर रखने के बाद
इन्हीं बैक्टीरियल सेल को और इन आरडीएनए को जो बनाए हुए थे हमारे, इनको मैं ट्रांसफर कर देता हूं किसके ऊपर, 42 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, पहले क्या था, आइस थी, तो आइस में तो सब 0 टेम्परेचर होता है, और एकदम 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मैंने यहाँ पे कर दिया, तो ये क्या हो गया, हीट शॉक हो गया। अभी भी ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर हो जाएगा, अब मैंने फिर से दोबारा क्या किया, इसको वापस ट्रांसफर कर दिया किसके ऊपर, हमारे 0 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस मतलब आइस, तो मैं यहाँ आइस ही लिखूंगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे मैंने फिर से उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, आइस के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। तो जैसे ही आइस के ऊपर ये ट्रांसफर हो जाएगा, आफ्टर द हीट शॉक, द बैक्टीरियल सेल विल ऑटोमेटिकली अपटेक द फॉरेन डीएनए। ये क्या करेंगे, फॉरेन डीएनए को ले लेंगे और ये कॉम्पिटेंट बन जाएंगी, और हमारा जो बना हुआ डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसको थ्योरेटिकली आप कैसे लिखेंगे, आप डायग्राम तो मैंने आपके सामने बना दिया, अब इसको बनाएंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि आरडीएनए कैन ऑल्सो बी फोर्स्ड इनटू सेल बाय incubating the cells with recombinant DNA on ice, followed by placing them at 42 degrees Celsius and then putting them back on ice। तो हमने क्या लिखा है, देखो स्टेटमेंट एक बार ध्यान से पढ़िएगा कि आरडीएनए को हम लोग फोर्स कर सकते हैं सेल्स के अंदर, किस तरीके से, अगर हम इंक्यूबेट करें। इंक्यूबेट का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। जैसे हम लोग, एक मशीन ही होती है बेसिकली, एक मशीन होती है जिसका नाम इंक्यूबेटर है। इंक्यूबेटर्स हम लोग बेसिकली जो हमारी माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स होती हैं, या जो भी आपकी जो रिसर्च लैब्स होती हैं, आप जब ग्रेजुएशन करेंगे तो उस टाइम पे आप इंक्यूबेटर जरूर देखेंगे अपने लैब के अंदर। इंक्यूबेटर बेसिकली उसका काम होता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करना। जैसे बाहर का जो टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल नहीं है। अब बैक्टीरिया क्या चाहता है कि मैं 27 से 30 डिग्री सेल्सियस पे ही रहना चाहूंगा। मतलब बैक्टीरिया का अपना एक कंफर्ट जोन है भाई, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। जैसे ही उसको आप कंफर्ट जोन से बाहर निकालोगे तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, वो डिवाइड करना बंद कर देगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे इंक्यूबेट का मतलब क्या है कि हमने आइस के ऊपर उसको थोड़ी देर रखा विद आर डीएनए, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फॉलोड बाय प्लेसिंग देम एट 42 डिग्री सेल्सियस। हम लोगों ने उसको एकदम 42 डिग्री सेल्सियस पे भेज दिया, और 42 डिग्री सेल्सियस पे रख के फिर से उसको आइस के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। तो आप देखिए, आइस के ऊपर रखा, फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे रखा, वो जो 42 डिग्री सेल्सियस पे रखा था उसी को कहा गया हीट शॉक, और फिर उसके बाद क्या कर दिया, आइस पे रख दिया। तो ये क्या होगा, इट विल एनेबल द बैक्टीरिया to take up the foreign DNA or rDNA which is present in that plate with it। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि this enables the bacteria to take up the recombinant DNA। तो ये क्या करेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इजिली अपटेक कर सकता है। आ गई बात समझ में? अब दो मेथड हो गए। पहला मेथड हम लोगों ने पढ़ा कौन सा, डाइवेलेंट कैटायड मेथड या कैल्शियम आयंस के मेथड। अब दूसरा पढ़ लिया हम लोगों ने कौन सा, हीट शॉक मेथड। अब तीसरा एक मेथड है, उसका नाम है बायोलिस्टिक जीन गन मेथड। ये थोड़ा सा जो है
बड़ा तगड़ा सा लग रहा है ना, जीन गन, मतलब लाइक क्या किया जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, ये थर्ड मेथड आपके सामने मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, दैट इज बायोलिस्टिक्स जीन गन मेथड। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे है एक आपकी जीन गन, ये मैं एक जीन गन बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। ये एक जीन गन बना रहा हूँ, जैसे और गन्स में फायरिंग पिन होती है, इसमें भी एक फायरिंग पिन है। और सारी जो गन देखी होंगी उसमें आपने बैरल्स देखे होंगे, इसका बैरल ये वाला है, दिस इज द बैरल ऑफ इट, ठीक है। मतलब अब मजाक वाली बात है। बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाएगा कि ये जो सेल्स है, इनको मैं रख दे रहा हूँ यहाँ पे, बहुत सारी सेल्स है, ये रख दी, ये सेल्स है। ये प्लांट की भी हो सकती है, एनिमल की हो सकती है, किसी की भी सेल हो सकती है। ये जो मैंने गोल गोल रेड कलर के अंडे बना के रखे हैं, ये सेल है, दीज आर द सेल्स। अब ये जो आपके सामने बनाई है, ये है जीन गन, और ये हो गई इसकी फायरिंग पिन, फायरिंग पिन। अब हम क्या करेंगे कि अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कोट करेंगे, किसके ऊपर इसको कोट करेंगे। कुछ पार्टिकल होते हैं जैसे गोल्ड या टंगस्टन, क्या लिया जाएगा, गोल्ड के छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स को लिया जाता है। गोल्ड के अलावा टंगस्टन को भी लिया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। गोल्ड या टंगस्टन को हम लोग लेंगे, और जैसे सपोज करिए ये आपका एक गोल्ड का छोटा सा पार्टिकल है, खैर कलर इसमें दिखाई दे रहा, मैं ये ले रहा हूँ, ये गोल्ड का एक पार्टिकल है। आप क्या करेंगे, इसके चारों तरफ अपने आरटीएनए को इस तरीके से रैप कर दीजिए। और ये बात समझ में, ये अंदर क्या था, अंदर की तरफ था हमारा गोल्ड का माइक्रो पार्टिकल, और आपने क्या किया, इसके ऊपर रैप कर दिया अपने डीएनए को, रैप्ड डीएनए मैं लिख दे रहा हूं। और आप क्या करेंगे कि इस रैप डीएनए जो माइक्रो पार्टिकल के ऊपर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है आपका आरडीएनए। अब आप क्या करोगे, फायरिंग पिन से फायर करोगे इस तरफ से, तो ये क्या करेगा, वेरी हाई वेलोसिटी पे, एट वेरी हाई वेलोसिटी वो ऐसे इस तरफ मूव करना शुरू करेगा। अरे जैसे आपने कोई, आप क्या करते हो, किसी को मारना होता है किसी पर्सन को, तो वो क्या करता है, बंदूक निकालता है, गोली मार देता है। अब गोली जो मारता है, तो गोली उसको कैसे उसकी डेथ हो जा रही है, कि उसकी डेथ कॉज क्यों होती है, वो जो उसमें से बुलेट निकली है, वो बुलेट उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, और बॉडी के अंदर जाने के बाद उसके जो ऑर्गन्स हैं उसे हार्म करेगी। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, आपने जब वेरी हाई वेलोसिटी पे आप किसी पार्टिकल को किसी सेल के ऊपर प्रोजेक्ट करोगे, तो प्रोजेक्ट करने के टाइम पे क्या होगा, वो इनिशियली उस सेल के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। जैसे गोली किसी में कोई मारता है तो गोली उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाती है ना, तो इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे माइक्रो पार्टिकल्स को हाई वेलोसिटी पे फायर किया है, तो वो जाएंगे सीधा क्या करेंगे, वो सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। ये हो गया ट्रांसफर हमारा। तो अल्टीमेट गोल क्या था, सेल के अंदर डीएनए पहुंचाना, इन्होंने गोली मार के पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये तीसरा मेथड होता है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, इसका थियोरेटिकल पार्ट क्या है, तो थ्योरी को मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ साइड वाले पार्ट में, तो इसको समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। इसमें हम लोग क्या कहेंगे, लिख रहे हैं सेल्स, ये सेल्स हैं, आर bombarded with high velocity microparticles of gold and tungsten coated with DNA। तो गोल्ड या टंगस्टन को हम लोगों ने क्या किया है, आपका कोट कर दिया है डीएनए के साथ, ठीक है। और ये मेथड जो है वेरी मच सुटेबल फॉर प्लांट सेल्स, ठीक है। प्लांट सेल थोड़े रिजिड भी होती है, उनके अंदर
सेलुलोज की सेल वॉल है, ठीक है, तो वहाँ पे डीएनए ट्रांसफ़र करना है तो आप इस मेथड से बिल्कुल ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से बिल्कुल फायर करिए और सेल के अंदर इंसर्ट करा दीजिए। तो इसे कहते हैं बायोलिस्टिक जीन गन मेथड, जहाँ पे हम लोगों ने माइक्रो पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया एट द वेरी हाई वेलोसिटी एंड जो डीएनए था उसके ऊपर रैप्ड, किसके ऊपर था, हमारे गोल्ड या टंगस्टन जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर रैप डीएनए वो इंसर्ट हो जाएगा सेल्स के अंदर। ये एक मेथड है। अब चौथा मेथड क्या होता है, चौथे मेथड की बात कर लेते हैं, लास्ट मेथड है हमारा ये। दिस इज द फोर्थ मेथड, दिस इज कॉल्ड व्हाट, माइक्रो इंजेक्शन। ये माइक्रो इंजेक्शन कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे कोई भी बैक्टीरियल सेल है या कोई भी एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, किसी का भी कोई भी सेल है, ये आपके सामने सेल बना दिया है। इस सेल का ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। प्लांट सेल होगी तो उसका न्यूक्लियस थोड़ा साइड में होता है, एनिमल सेल होती है तो उसका न्यूक्लियस सेंटर में होता है। रीजन आप लोग को पता ही होगा कि जो हमारे एनिमल सेल है वहां पे लार्ज सेंट्रल सेप वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, इसकी वजह से उसका न्यूक्लियस जो है वो बीचों बीच मौजूद है। और प्लांट सेल में क्या होता है, जहां पे न्यूक्लियस मौजूद होना चाहिए था वहां पे एक बहुत बड़ा सेंट्रल सेप वैक्यूल आ जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो शिफ्ट हो जाता है साइड में। आ रही है बात समझ में। और बैक्टीरियल सेल के अंदर तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता ही नहीं, आप अच्छे से जानते हो, वहां पे तो न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे प्लांट सेल या एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक माइक्रोपिपेट होती है, माइक्रोपिपेट में बहुत छोटी सी निडल होगी, ठीक है, उसको डायरेक्टली आप क्या करोगे, फॉरेन डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट कर दोगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपिपेट या निडल, ठीक है। इसे कहा जाता है माइक्रो इंजेक्शन। बहुत सिंपल सी बात थी, ज्यादा घुमा फिरा के करने की जरूरत नहीं है। जो चीज बहुत सिंप्लिसिटी से समझ में आ सकती है उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है आपको भी। तो इसको मैं इसकी थ्योरेटिकल पार्ट को आपके सामने लिख दे रहा हूं। इसमें क्या करेंगे कि आर डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए is directly injected into the nucleus of animal cell। तो ये मेथड एनिमल सेल के लिए ज्यादा प्रेफर्ड है। गॉट इट। और एक मेथड आपको बता ही चुका हूं मैं ऑलरेडी, पहले इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, डिसआर्म पैथोजन मेथड, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं इसे, डिसआर्म पैथोजन मेथड। इसमें हम लोगों ने किस किस को देखा, जैसे बैक्टीरियाज के लिए हम लोग किसको यूज कर सकते हैं, बैक्टीरियाज के लिए एज अ वेक्टर के तौर पे हम लोग किसको यूज कर सकते हैं, बैक्टीरियोफेज को। और प्लांट सेल के अंदर करना है ट्रांसफर, तो हम लोग किसे डिसआर्म कर सकते हैं बेटा, एग्रोबैक्टीरियम को, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। और उसमें कौन सा पार्ट है जो डिसआर्म किया जाएगा, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जिसे हम लोग टीआई प्लाज्मिड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मेथड है हमारे जिसके थ्रू हम लोग किसी भी सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं डीएनए को। तो फाइनली ये वाला पार्ट जो है ट्रांसफर करने वाला, ये सब खत्म हो चुका है। अब मैं बात करने वाला हूँ प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को। 7 स्टेप प्रोसेस है। इसमें कुछ स्टेप आप पहले से ही जानते हो और कुछ जो स्टेप्स छूटे हुए हैं वो स्टेप मैं अभी पढ़ाऊंगा। जैसे देखिएगा, बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें पहले ही जानते हो जो मैं पढ़ाने वाला हूं, उसमें से कुछ कुछ स्टेप्स हैं जो आपके लिए बिल्कुल अननोन होंगे, जिन्हें मैं आज बिल्कुल नए तौर पे पढ़ाऊंगा। देखिए, मैं नेक्स्ट हेडिंग डाल रहा हूं, प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कि हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करने वाले हैं, इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस हैं जो यूज होते हैं। आप कुछ प्रोसेस जानते हो, जैसे
आप ये जानते हो कि हमें डिजायर्ड डीएनए की रिक्वायरमेंट होगी, है ना? आपने अच्छे से पता है कि डीएनए चाहिए होगा हमें किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के लिए। अब एक बात बताओ, वो डीएनए आइसोलेट तो करना पड़ेगा ना। तो आइसोलेट करने के लिए एक प्रोसीजर होता है, देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल व्हिच यू नीड टू फॉलो टू आइसोलेट द डीएनए। तो सबसे पहले स्टेप हम यही पढ़ने वाले हैं। अब आप एक बात बताइए, आपने उस डीएनए को निकाल तो लिया, लेकिन डीएनए तो बहुत बड़ा है, उसमें से आपको एक पर्टिकुलर छोटा सा रीजन चाहिए ना भाई। उस रीजन को निकाल के ही तो आप वेक्टर के साथ जोड़ोगे, ऐसा थोड़ी पूरे के पूरे डीएनए को जोड़ दोगे किसी वेक्टर के साथ। तो आप एक स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहां से निकालोगे और उसको वेक्टर के साथ जोड़ के तब ट्रांसफर करोगे किसी के अंदर भी। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा स्टेप क्या पढ़ेंगे कि जैसे हम लोगों ने फॉरेन डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को निकाला, उस डिजायर्ड डीएनए में से जीन ऑफ इंटरेस्ट को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट करते हैं। तो वो दूसरा स्टेप होगा यहाँ पे। वो आप जानते हो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, यू नो वेरी बेटर कि आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट होती है, उन रिकॉग्निशन साइट्स को पहचानते हैं और वहां पे जाके उन पे कट स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं, जिन्हें पैलिंड्रोमिक साइट कहते हैं या रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। फिर उसके बाद दो स्टेप हो गए, पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया। अब आप क्या करोगे, अरे जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपने कट की है उसको भी तो अलग करना है। वहां तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करके मल्टीपल फ्रेगमेंट, सपोज करो, देखिए इधर स्क्रीन के ऊपर देखना आप, देखिए यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा डीएनए का फ्रेगमेंट है जो आपने आइसोलेट किया सबसे पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इनको कट कर दिया, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इनसे इन्होंने यहाँ पे कट कर दिया गया। अब यहाँ पे जब इनको कट कर दिया तो यहाँ पे तो आपको बहुत सारे छोटे बड़े फ्रेगमेंट्स मिले डीएनए के। अब आप इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के एक्शन के बाद जो डीएनए फ्रेगमेंट आए इनमें से कैसे पहचानेंगे कि भाई यही आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये नहीं है, कैसे पहचानोगे आप? तो मैंने एक प्रोसेस बताया था आपको, जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस, याद करिए। जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस करते हैं हम लोग डिजायर्ड जीन को यहां से अलग करने के लिए, तो जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस किया जाएगा, ठीक है। अब जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस कर दिया, आपने अपनी जो डिजायर्ड जीन थी उसको सेलेक्ट कर लिया, हाँ भाई ये वाली है मेरी जीन जो मुझे चाहिए थी, जिसका डिजायरेबल कैरेक्टर में किसी प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर या किसी के अंदर भी किसी का प्रोडक्ट फॉर्मेशन करवाना हो, वॉट एवर इट इज। आपको डिजायर्ड जीन मिल गई। अब आप क्या चाहोगे कि आपने इतनी मेहनत करके एक जीन आपके पास आई है, तो आप उस जीन को चाहोगे ना कि मैं इस जीन की मल्टीपल कॉपीज बना के रख लूं, ताकि इन फ्यूचर भी मैं बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मदद से बना पाऊं, ठीक है। तो आप उस डीएनए की कॉपी तैयार करने के लिए क्या करोगे, या तो आप क्लोनिंग करवाओगे। तो क्लोनिंग दो तरीके से हो सकती है बेटा, एक मेथड है आर्टिफिशियल का और एक है नेचुरल। नेचुरल क्लोनिंग के अंदर तो हम जानते हैं वेक्टर के साथ जोड़ देंगे, सेल के अंदर इंसर्ट किया, वहां पे वो अपने आप अपनी कॉपीज तैयार कर लेगा। और दूसरा मेथड हमारा एक मशीन होती है जिसे कहा जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर मशीन। तो पीसीआर के थ्रू उसकी मल्टीपल कॉपी बना लेंगे। आपके पास मल्टीपल कॉपीज आ गई, तो ये हो गया हमारा कौन सा, फोर्थ स्टेप, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा आपके दिमाग में मैश क्रिएट हो जाएगा, मैं नहीं चाहता वो क्रिएट हो। तो पहले स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, उन सबको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपके सामने लिख के, ठीक है। तो स्क्रीन की तरफ देखिएगा आप, देखिए सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आपने यहां से निकाल लिया डीएनए को, ठीक है। अब आइसोलेशन के लिए पूरा बड़ा मेथड है, इसको एक पूरे स्टेप को हमें पढ़ना है नो इलेबोरेटेड वे में, कि बैक्टीरियल सेल से निकालेंगे तो कैसे उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करेंगे, प्लांट सेल से निकालेंगे तो उसकी सेल वॉल को कैसे डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। या फंगस से किसी डीएनए को निकालना है तो उससे किस तरीके से हम उसकी सेल वॉल को तोड़ के उसके न्यूक्लियस तक पहुंचेंगे। आ रही है बात समझ में? तो सबसे पहला तो आइसोलेशन कर लिया। दूसरा मेथड या दूसरा स्टेप जो होगा वो क्या होगा, हमने डीएनए को फ्रेगमेंट करना है। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आरई लिख दे रहा हूं,
तो ये स्टेप आप अच्छे से जानते हो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे एक्शन लेते हैं, बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग। थर्ड स्टेप में हमने क्या करा, जो हम लोगों ने डीएनए फ्रेगमेंट करे उसमें से अपना डिजायर्ड जीन को निकालने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है ना। तो थर्ड स्टेप इज व्हाट, आइसोलेशन ऑफ desired DNA फ्रेगमेंट। ये जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है ये हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है भाई, GOI लिख दे रहा हूं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इसे निकाल लेंगे। फिर चौथा स्टेप यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को अपना डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल चुका है, या डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट या जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल चुकी है। हम इसकी कॉपीज तैयार करना चाहते हैं, मल्टीपल कॉपी हम लोग अपने पास रखना चाहते हैं। तो हम इसकी जीन की क्या करेंगे, PCR कर देंगे इसको, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से इसकी बहुत सारी कॉपी तैयार कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप लिख दे रहा हूं मैं, एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब जानते हो क्या होता है? आप लोग के स्कूल में अब तो बहुत कम हो गया है, हमारे टाइम पे क्या हुआ करता था, या बहुत सारे स्कूल्स में अभी भी बड़े स्कूलों में यूज होता होगा कि माइक होते हैं, जब हम लोग मॉर्निंग असेंबली होती है तो माइक में हम लोग बोलते हैं। तो माइक में इतना ज्यादा चिल्ला के तो बोला नहीं जा सकता कि लास्ट कॉर्नर तक आवाज चली जाए। तो हम क्या करते हैं, माइक लगा के उसमें एम्पलीफायर लगा देते हैं। एम्पलीफायर का काम क्या होता है, वो आपकी आवाज को एम्पलीफाई करके, आप बोल तो रहे हो धीरे से लेकिन वो आपकी आवाज को जोर से लोगों को सुना रहा है। तो यहाँ पे एम्पलीफाई का काम करना क्या है, आपके पास डीएनए है एक और ये आपको मल्टीपल डीएनए की कॉपी लाके दे रहा है, तो उसे कहते हैं एम्पलीफिकेशन करना। तो मैं नेक्स्ट स्टेप लिख दे रहा हूं, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट या जीन बाय पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इट इज व्हाट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मैं यहां लिख दे रहा हूं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब आप क्या करोगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से इसकी बहुत सारी कॉपी जीन की बना लोगे। 4 स्टेप यहाँ खत्म हो गए। अब 5वां स्टेप क्या होगा, आप उस जीन को लाइगेट करोगे ना वेक्टर के साथ। याद करो लाइगेज एक एंजाइम यूज कर रहे थे, है ना। देखो स्टेप ये था ना, ये डीएनए का था, कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ये वेक्टर था, इसको भी कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ये हमारा जब फाइनली एक हमारा आरडीएनए तैयार हो गया था। तो ये जो आरडीएनए तैयार हुआ है क्यों हो पाया, तब हम जब तक हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस वेक्टर के साथ जोड़ा नहीं तब तक आरडीएनए थोड़ी बना। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि लाइगेशन ऑफ डीएनए, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, इनटू अ वेक्टर। अब वेक्टर के अंदर आपने इसे लाइगेट कर दिया। अब वेक्टर को आप क्या करोगे भाई, वेक्टर को आप किसी भी होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करोगे, ठीक है। क्योंकि वेक्टर अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, जब तक उसके पास कोई होस्ट सेल नहीं है तब तक वेक्टर अकेला क्या अपना डिवीजन थोड़ी कर पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर के साथ जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको लगाने के बाद हम उस वेक्टर को ट्रांसफर कर देते हैं इनटू द बैक्टीरियल सेल। अब बैक्टीरियल सेल को ऐसा तो नहीं है कि आप छोटे मोटे लेवल पे, अगर आपने इतनी सारी मेहनत करी है तो आप किसी बड़े पर्पस के लिए कर रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसुलिन वाली है और आप चाहते हो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करो, तो आप इंसुलिन का प्रोडक्शन ऐसा थोड़ी कि 1 आध लीटर करवा लिया, हाँ लैब में छोटे मोटे स्केल पे हमने इसका प्रोडक्शन कर दिया। आपने अगर इतनी मेहनत करी है तो आप चाहोगे ना इस मेहनत को आप भुनाएं, मतलब इस मेहनत को आप कमर्शियली यूज करें। तो आप क्या करेंगे, आप इन बैक्टीरियाज को जो फाइनली आपने तैयार कर लिए हैं, जिनके अंदर ये आरडीएनए वाला जो वेक्टर है इसको ट्रांसफर कर दिया है, आप उसको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना चाहोगे। अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए आप ऐसा तो नहीं कि कुकर के अंदर कर लोगे लार्ज स्केल प्रोडक्शन, आपको कुछ ना कुछ बड़ी चीज तो चाहिए होगी।
तो हम लोग कल्चरिंग करने के लिए बहुत बड़े बड़े रिएक्टर होते हैं जिन्हें बायो रिएक्टर कहा जाता है। याद करिए चैप्टर नंबर 10 के अंदर जब आपको पढ़ाया गया था, फर्मेंटर नाम की एक चीज पढ़ाई थी, तो मैंने बताया था स्टेनलेस स्टील के बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जो 10-10 हजार लीटर के होते हैं, उन्हें ही वैसे ही हमारे बायोरिएक्टर भी होते हैं। ये भी बायोरिएक्टर बहुत बड़े होते हैं, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो आपके सामने लिख रहा हूं, दैट इज द सिक्स्थ स्टेप इज, मैं ऊपर स्पेस, नीचे जगह खाली नहीं है तो मैं आपका ऊपर जगह को यूज कर रहा हूं और आपने ऊपर वाले पॉइंट लिख लिए होंगे। देखिए छठा स्टेप क्या होगा, यहां पे सिक्स स्टेप होगा कल्चरिंग द होस्ट सेल in a medium at large scale in bioreactor। आप बायोरिएक्टर के अंदर इन्हें लार्ज स्केल में इनको कल्चर कर लोगे। अब आप सपोज करो आपने कल्चरिंग कर ली, सब कुछ अच्छा हो गया, प्रोडक्ट भी बन गया, लेकिन ऐसा थोड़ी कि उस बायोरिएक्टर के अंदर केवल आपका इंसुलिन है, पूरा रिएक्टर भरा हुआ है इंसुलिन से, ऐसा थोड़ी होगा। अरे वहां पे बैक्टीरिया की सेल भी है, डेड बैक्टीरियल सेल्स भी होंगी, और भी कुछ अदर मेटाबोलाइट्स होंगे या टॉक्सिन्स होंगे जो बैक्टीरिया ने वहां पे प्रोड्यूस करे होंगे। तो आप चाहते हो ना कि आप वहां से केवल इंसुलिन तो चाहते हो, आप थोड़ी चाहोगे कि आप उसके अंदर टॉक्सिन्स हो या उसके अंदर डेड बैक्टीरियल सेल हो, ऐसे तो इंसान मर जाएगा इन्फेक्शन होके। तो आप उस इंसुलिन से उस इंसुलिन को उस बड़े जो कल्चर वेसल में आपने किया है, उस कल्चर से आप उस इंसुलिन को आइसोलेट करना चाहोगे। आप चाहोगे कि आपको प्योरेस्ट फॉर्म में वो इंसुलिन मिले, मतलब प्योरिफाइड फॉर्म में, मतलब कि उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा कंटामिनेंट वहां मौजूद ना हो। तो आप क्या करोगे, उसके लिए डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करोगे। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, जिसमें उस इंसुलिन को पहले तो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, प्यूरिफाई करा जाएगा, सेपरेट किया जाएगा अदर कंपोनेंट से, और उसके बाद उसकी क्वालिटी एनालिसिस की जाएगी, क्वालिटी कंट्रोल में वो चेक होगा, उसके बाद एनिमल टेस्टिंग होगी। जब वो सारी चीजें उसकी अप्रूवल सही होंगी, तब जाके वो बॉटल में पैक करके प्रिजर्वेटिव मिला के उसके अंदर जो भी चीजें करी जा सकती हैं वो करके उसको सप्लाई किया जाएगा मार्केट के लिए। तो इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस कि आप किसी भी वैक्सीन को या किसी भी हार्मोन को या फिर किसी भी चीज को आप इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना रहे हो, तो फाइनली उसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने कल्चरिंग कर ली, इट इज वेरी गुड थिंग, लेकिन कल्चरिंग के बाद भी वहां पे बहुत सारी मेहनत बाकी है। अगर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग नहीं हुई तो आपकी सारी कल्चरिंग बेकार है, सब आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो फाइनली जो सेवंथ स्टेप यहाँ पे होने वाला है, तो वो क्या है हमारा, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या होगा भाई, यहाँ पे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होगी, उससे आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। दीज आर द सेवरल मेथड्स जो हमें पढ़ने हैं। अब इसमें से कौन कौन से स्टेप हम लोगों ने नहीं पढ़े हैं, उन स्टेप्स की मैं बात करना चाहूंगा। तो देखिए सबसे पहला स्टेप जो था आइसोलेशन ऑफ डीएनए, वो हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए हमने नहीं पढ़ा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कैसे कट किया जाता है वो स्टेप हम पढ़ चुके हैं। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो थर्ड स्टेप है, ये भी जो प्रोसेस है इसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और उसके अलावा पीसीआर हमने नहीं पढ़ा। तो कौन कौन सी चीज अभी तक हमने इन 7 स्टेप में नहीं पढ़ी। सबसे पहला स्टेप जो था आइसोलेशन ऑफ डीएनए, इसको नहीं पढ़ा, तो इसे हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए सबसे पहला स्टेप है। दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला मेथड है, वो हम पढ़ चुके हैं, उसे दोबारा नहीं पढ़ेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो सेकंड थर्ड प्रोसेस था वो भी हम पढ़ चुके हैं, तो ये दोनों प्रोसेस डन है ऑलरेडी, तो इन्हें दोबारा नहीं पढ़ूंगा। हाँ, जो हमारा चौथा स्टेप आया
फोर्थ स्टेप क्या था, जो हमने एम्प्लीफिकेशन किया था पीसीआर की मदद से, ये हमने नहीं पढ़ा है। आइसोलेशन हम कैसे करते हैं वो भी नहीं पढ़ा है। पीसीआर एम्पलीफाई कैसे करेगा ये भी हमने नहीं पढ़ा है। तो इन्हें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा फिफ्थ स्टेप कैसे लाइगेट करते हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि डीएनए लाइगेज कैसे काम करता है। सिक्स स्टेप जो बायोरिएक्टर है, बायोरिएक्टर को हमने नहीं पढ़ा है, बायोरिएक्टर कैसे होते हैं, तो बायोरिएक्टर भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। एंड फाइनली सेवंथ स्टेप जो है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, उसका तो हमें अब तक आपको हवा ही नहीं लगी होगी क्या होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, तो ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग भी पढ़ना है, ठीक है। ये भी प्रोसेस हमने नहीं पढ़ा। हम लोगों ने कौन कौन से स्टेप पढ़े, सेकंड थर्ड स्टेप कवर हो चुके हैं, फिफ्थ स्टेप हमारा ऑलरेडी डन। अब हमें फर्स्ट फोर्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ इन स्टेप्स को पढ़ना है एलेबोरेटली। तो सबसे पहला मेथड जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं वो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप आरडीएनए टेक्नोलॉजी कर ही नहीं सकते। डीएनए जब तक नहीं निकलेगा आप तो कैसे काम करोगे। अब इट डिपेंड्स कि वो डीएनए जो आप निकालना चाहते हो वो डीएनए आपका वो डीएनए जो है आप बैक्टीरियल सेल से निकालना चाहते हो, प्लांट सेल से निकालना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि फंगस से निकालना। तो देयर आर वेरियस थिंग्स जहां से भी आप उस डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो। तो अगर आप सपोज करिए प्लांट सेल से निकालना चाहते हो, तो प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल नाम की चीज होती है और वो सेलुलोज की बनी होती है, आप जानते हो अच्छे से। तो जब तक सेल वॉल को डिसरप्ट नहीं करोगे, जब तक सेल वॉल को नहीं तोड़ोगे, तब तक आप उसके न्यूक्लियस तक कैसे पहुंचोगे भाई। तो आप उसके न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको पहले सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको बैक्टीरियल सेल के जेनेटिक मटेरियल को निकालना है तो आपको बैक्टीरिया के चारों तरफ जो सराउंडेड सेल वॉल है उसको तोड़ना पड़ेगा। ऐसी फंगस है, फंगस की सेल वॉल को आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो जब तक आप इनकी बाहर वाली आउटर कवरिंग को डिसरप्ट नहीं करेंगे तब तक आप इसके जेनेटिक मटेरियल को नहीं निकाल सकते। अब इनके नेचर भी सबके अलग अलग है। प्लांट सेल की सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है, फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है। और इन तीनों के लिए ही अलग अलग केमिकल एजेंट्स यूज करने पड़ेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स यूज करने पड़ेंगे, जिनसे आप इनकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करके अंदर एंटर कर सकते हो। तो अब देखिए क्या होता है। तो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेल वॉल को डिसरप्ट करेंगे। सेल वॉल को या जो भी आउटर सेल मेम्ब्रेन है हम इसको टारगेट करेंगे। वी वांट टू डिसरप्ट या डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन, कुछ भी टर्म आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, या ब्रेक डाउन। अब इसके लिए आप देखिए, सबसे पहला बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। प्लांट की जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। एंड जो फंगस है उसकी सेल वॉल बनी होती है किसकी, काइटिन की, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गए होंगे कि इनकी सेल वॉल किस तरीके से बनी हुई है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस अगर पेप्टाइडोग्लाइकन या बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करना है तो हम लोग एक एंजाइम यूज करते हैं जिसे कहते हैं लाइजोजाइम। क्या कहते हैं, लाइजोजाइम, LYSOZYME, लाइजोजाइम। अगर सेलुलोज को डाइजेस्ट करना है तो वी कैन यूज सेलुलेज। क्या है, सेलुलोज के लिए सेलुलेज, एज यूज हो रहा है, एज जहां पे भी टर्म आएगा वो एंजाइम है। काइटिन को डाइजेस्ट करना है तो वी कैन यूज काइटिनेज। क्या है, काइटिनेज, ठीक है, जिससे हम लोग
इस काइटिन को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द एजेंट जिनके थ्रू हम लोगों ने बाहर की सेल वॉल को डाइजेस्ट किया। अब हमें क्या बात करनी है भाई, सेल के अंदर ऐसा तो नहीं है केवल डीएनए मौजूद है, वहां पे प्रोटीन भी मौजूद हो सकती है, वहां पे आरएनए भी मौजूद होंगे। तो हमें उन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना है, हमें उस आरएनए को भी डाइजेस्ट करना है। तो हम लोग उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, अगर सपोज करिए प्रोटीन को आपको वहां पे जो मौजूद है उसके लिए प्रोटीएज यूज करेंगे, और अगर आपको आरएनए को डाइजेस्ट करना है तो उसे आरएनएज की मदद से डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल्स में कराया जाता है, वहां पे आप कुछ भी इनमें से एंजाइम आपको स्कूल में अवेलेबल नहीं मिलेगा। आपको वहां पे सिंपली एक चीज यूज करनी है, दैट इज कॉल्ड डिटर्जेंट। क्या यूज करते हैं भाई, हम लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं। कई स्कूल में डिटर्जेंट यूज कर लेते हैं, कहीं पे सोप सॉल्यूशन को यूज कर लेते हैं, सोप सॉल्यूशन को यूज कर लेते हैं। वो सब क्या करते हैं, सोप सॉल्यूशन या डिटर्जेंट किस काम आता है, वो सेल जो बाहर वाला आउटर वॉल है ना उसको डिसरप्ट करने में मदद करता है। तो स्कूल के अंदर तो इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं रहते कि आपको सेलुलेज ला के दे, तो उसका प्रोटोकॉल अभी आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपसे अगर स्कूल खुलते हैं तो आपको प्रैक्टिकल जरूर कराया जाएगा। तो वहां पे क्या किया जाएगा, आपको लीव्स मंगाई जाएंगी या कोई फ्रूट भी मंगा लिया जा सकता है। आपसे लीव्स को क्रश करने के लिए बोलेंगे, क्रश कर दिया पिस्टल एंड मोर्टार में, फिर उसके अंदर आप डिटर्जेंट सॉल्यूशन डाल देंगे। वो डिटर्जेंट सॉल्यूशन क्या करेगा, इनकी जो सेल वॉल है उसे तोड़ देगा। फिर उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप, जब सेल वॉल टूट जाती है तो ना वहां पे आरएनएज है ना प्रोटीएज है। ये तो एक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है जहां पे बिल्कुल प्यूरिफाइड फॉर्म में डीएनए मिलेगा। स्कूल के अंदर भी डीएनए आइसोलेट होगा, ऐसा नहीं है कि वहां पे डीएनए आइसोलेट नहीं करोगे, लेकिन वहां पे जो है इतने आपको प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना। वहां पे बहुत सिंप्लीफाइड मेथड होता है, बहुत सिंपल मेथड है स्कूल के अंदर जो आपको कराया जाएगा। ठीक है, आप बहुत इजीली जो है डीएनए को देख पाएंगे वहां पे प्लांट सेल के। तो फाइनली क्या किया जाता है वहां पे, हम लोग जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये एक पिस्टल और मोर्टार है, पिस्टल और मोर्टार है, ठीक है, मोर्टार और पिस्टल। तो ऐसे ग्रीन लीव्स को लिया, ग्रीन लीव्स को लेके क्रश कर दिया, इससे पीस दिया बिल्कुल, ठीक है, पीस दिया तो एक पेस्ट बन गया आपका यहाँ पे, ये पेस्ट बन गया लीव्स का। इस पेस्ट को लेंगे आप, इस पेस्ट को लेंगे, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है जी। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने इस पेस्ट को डाल दिया, यहाँ पे पेस्ट आ गया। आप अगर बुक के हिसाब से चलेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले सेलुलेज को डालना है। क्या डालना है, सेलुलेज। सेलुलेज डाल दिया तो सेलुलेज इस प्लांट सेल वॉल को डिसरप्ट कर देगा। फिर उसके बाद आपको क्या डालना है, दूसरे स्टेप में आपको यहाँ पे प्रोटीएज और आरएनएज यूज करने हैं, और आरएनएज को यूज करना है जो यहाँ के आरएनए और प्रोटीन कंटेंट को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। और फाइनली आप क्या करेंगे, फाइनली आप क्या करेंगे, यहाँ पे चिल्ड इथेनॉल मिलाएंगे। फाइनली आप क्या करेंगे, चिल्ड इथेनॉल मिलाएंगे। और जैसे ही आप चिल्ड इथेनॉल को मिलाते हैं तो आपका जो डीएनए है, डीएनए है वो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में आपको ऐसे एक लेयर बना के मिलेगा। थोड़ा डार्क कलर ले रहा हूं, इस तरीके से यहाँ पे ये डीएनए प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में, मैं लिख दे रहा हूं इसको कि प्रेसिपिटेटेड डीएनए, ठीक है, ये आपका डीएनए आ चुका है। आप इस डीएनए को फोर्सेप्स से उठा के ट्रांसफर कर सकते हो और यूज कर सकते हो कहीं भी प्रोसीजर्स में। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या प्रोसीजर अपनाया, उस प्रोसीजर की बात कर लेता हूं मैं। सबसे पहला प्रोसीजर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ब्रेक ओपन किया, वे ब्रेक ओपन द सेल। अब वो सेल अगर बैक्टीरिया था तो ब्रेक ओपन करने के लिए हमने लाइजोजाइम्स को यूज किया, ठीक है। अगर वो प्लांट सेल थी तो हम लोगों ने सेलुलोज को यूज, सेलुलेज को यूज किया।
और अगर वो सेल फंजाई की थी तो उसके लिए मैंने काइटिनेज को यूज़ किया। ठीक है, इन सबको मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अदर कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स हैं, जैसे डीएनए तो मेन कंपोनेंट है जिसे हम टारगेट करके चल रहे हैं। इसके अलावा आरएनए भी मौजूद होगा सेल के अंदर, प्रोटीन्स भी मौजूद होंगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिपिड्स भी, फैट्स भी हो सकते हैं आपके, मैं कहूँ कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद हो सकते हैं, सब कुछ होता है एक सेल के अंदर। तो सेल सबकी बनी हुई है, सबके जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं सब मौजूद होंगे, लेकिन मेनली आपको क्या करना है, आरएनए और प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, आरएनएज को यूज करेंगे और प्रोटीएज को यूज करेंगे। प्रोटीएज, स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने यहाँ पे, आप लिख लीजिए, इट इज प्रोटीएज। ठीक है, प्रोटीएज यूज कर लिए तो प्रोटीन और आरएनए डाइजेस्ट हो गया। फाइनली आप क्या करेंगे भाई, आपको लास्ट स्टेप में क्या करना है, आपको चिल्ड इथेनॉल मिला देनी है यहाँ पे। ठीक है, आपको क्या करना है भाई, चिल्ड इथेनॉल को यहाँ पे मिक्स करना है। जैसे ही आप चिल्ड इथेनॉल डालेंगे, डीएनए प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट, और आपको प्यूरिफाइड डीएनए वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द स्टेप फॉर डीएनए आइसोलेशन। और कहीं भी कोई भी तरीके का डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। फाइनली आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। इस सारे पार्ट को आप एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लीजिएगा, और कहीं भी कोई भी परेशानी आती है तो आप इंस्टेंटली मुझसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।